चीज़ें की हैं और हमने 100 जो टेस्टर्स हैं उनको हमने काम पे लगा दिया है ब्लॉकचेन के लिए। और आज हम लोगों ने टेस्टिंग जो है, वो जो परीक्षण है वो हमने पूरा किया है। और उसकी में जो हम लोगों को जो चीज़ें पता चली हैं और मैं आपके साथ भी वो साझा करूंगी। तो सबसे पहले मेरी स्लाइड आएगी, तो मैं आपको इन जो आज के सत्र में जो स्लाइड्स हैं उन सब का हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगी और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे। और जो हमारे जो सदस्य हैं जो कि हमारे साथ बहुत अभी जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा नाम मरिया अंतोनियका है और मैं मॉस्को में रहती हूँ। मैं 20 साल से वित्त विभाग में, मुझे 20 साल का अनुभव है और मैं अपनी इस सत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन विभाग की मैं प्रमुख हूँ। और अगली स्लाइड पर चलते हैं। और हमने पिछले साल क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का शुभारंभ किया था और उसका प्रायोजन सिर्फ यही था कि हम वैश्विक पोर्टफोलियो बनाना चाहते थे और क्रिप्टो यूनिट्स के अंतर्गत हम लोग जो है पूंजीकरण इकट्ठा करना चाहते थे और वो हम करना चाहते थे कि ईआईपी के द्वारा। और जो भी ईआईपी आप खरीदेंगे तो आपको उसके एवज में सीआरयू टोकन्स दिए गए थे। और इस साल 2020 में ठीक एक साल के बाद हम लोगों ने अपने जो टोकन हैं उनको हमने पंजीकृत किया है एक ग्लोबल पोर्टफोलियो में, वैश्विक पोर्टफोलियो की एक इकाई में। और ये हमने किया है यूएस के एसईसी के अंतर्गत। और हम लोग अपना सीआरयू प्रोग्राम जो है हम उसके बारे में हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और आज हमारे पास 2 टोकन्स हैं, दो तरह के। तो दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हैं? तो हम लोगों को एक सीआरयू जो हम लोगों ने जो सीआरयू हमने जो अपना नामकरण किया था, और वही सीआरयू का नाम जो था वो कोरियन एक्सचेंज में भी पंजीकृत हुआ। और इसीलिए जब हमें कॉपी कर लिया गया, हमारे हमारे नाम को कॉपी कर लिया गया, तो हम लोगों ने इसीलिए हमने WCRU का नाम दिया। और ये इसलिए भी किया कि ताकि हम अलग हों। और अब हम कदम दर कदम अपने पार्टनर के साथ उन पार्टनर्स के लिए जो कि इसकी रिकॉर्डिंग 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के पास बाद देखेंगे। और वो पार्टनर, वो सदस्य जो हमारे साथ 2019 से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी महीना हो सकता है 2019 में। तो जो वर्ल्ड क्रू टोकन है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे 1 नवंबर से। तो आज की तारीख में ये उपलब्ध नहीं है, इसको खरीदा नहीं जा सकता। और ये जो है, ये नए टोकन की बिक्री है, ये शुरू होगी 1 नवंबर से। और आज जो हमारे पास है वो हमारा है और हमें इससे कोई अलग नहीं कर सकता। और हम लोगों ने क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के अंतर्गत हमने बोनस पॉइंट्स जो अर्जित किए हैं, ये सब चीजें जो हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में हैं। और जो भी हमारी निवेश हैं, जो सोने की खान में, फिल्म उद्योग में, बसाल्ट टेक्नोलॉजी में, परिवहन के नव परिवर्तन के साधन जो हैं, ये सब हमारे साथ रहेंगे और भविष्य में ये बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आप लोगों के साथ हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की और फरवरी 2020 में हम लोगों ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाई। और 7 अक्टूबर से जो हमारी जो ब्लॉकचेन है, जो क्रिप्टो यूनिट है, उसका परीक्षण किया है। उसका परीक्षण करने वाले 100 लोग थे, 100 टेस्टर थे। हम लोगों ने उनको सीआरयू टोकन्स दिए और उसके बाद हम लोगों ने
ये हमने इसका निरीक्षण किया कि ये क्या यूएनटीबी में परिवर्तित होते हैं कि नहीं। और हम लोगों ने इसके साथ साथ हमने स्टेकिंग का भी परीक्षण किया, और इससे ये भी हुआ कि जो आप यूएसडीयू है वो सीआरयू टोकन, यूएसडीयू टोकन और यूएनटीबी टोकन्स में ये विनिमय आप कर पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर मेरे पास अंत में समय बचा तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्रिप्टो ब्लॉकचेन हमारा जो वॉलेट है वो किस तरह से दिखता है। और हमने ये चीज देखी जो हम लोगों के सामने आई, जो जो कि पहले जो हम लोगों ने 100 लोगों से टेस्टिंग कराया, और उसमें ये हमें पता चला कि वहां पे 3 ऐसे समूह थे, या 3 तरह के समूह हैं जिसमें हम सदस्यों को बांट सकते हैं। पहला जो समूह है उनको बहुत ज्यादा अनुभव है ट्रेडिंग का, और वो अलग अलग एक्सचेंज पे वो ट्रेडिंग कर चुके हैं, जैसे बाइनेंस के अंदर। और इनमें से बहुत ही कुछ लोग जो हैं वो उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा, बल्कि गुणवत्ता भरा उन्होंने हमें प्रतिपुष्टि दी, और उन्होंने हमें बताया कि अगर हम लोगों को अपना जो गुणवत्ता है उसको अगर ऊपर लेके आना है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे क्रिप्टो वैलेट का जो डिजाइन था वो उनको बहुत पसंद आया, और उनको लगा कि ये बहुत सरल है। लेकिन एक्सचेंज के लिए उन्होंने हम लोगों को कुछ सुझाव दिए हैं ताकि हम उसको कैसे उसको बढ़ा सकें, लोगों का अनुभव कैसे बेहतर कर सकें। अब दूसरी श्रेणी के जो सदस्य थे वो ऐसे थे जिन्होंने पहली बार किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर काम किया था, और उनके लिए बहुत मुश्किल था। कुछ लोगों ने उसी समय अपने जो जो टोकन्स थे वो खो दिए, और कुछ लोग जो थे वो अपने टोकन्स को जो थे विड्रॉ नहीं कर पाए। और उन्होंने हमें उनको बताया गया कि कैसे चीजें काम करती हैं। और हमारे जो आईटी प्रोग्रामर्स थे उनको ये नहीं पता था कि इस समूह के साथ कैसे काम करना है, और इसीलिए उनको थोड़ी दिक्कत आई। और उनको ये भी नहीं पता था कि उनके क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस क्या है, वो ईमेल्स के साथ उसको कैसे जोड़ सकते हैं, उसका संबंध कैसे साध सकते हैं। तो जब उन्होंने एड्रेस देखा तो उनको थोड़ी सी असमंजस्यता हुई, और इसीलिए उन्होंने ऐसी कुछ चीजें की। और जब हम लोगों को ये सब असुविधाएं दिखी और लोगों को ये अनुभव हुआ तो हमें पता चला कि हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें, हम लोगों को एक्सचेंज का जो इंटरफेस है वो ऐसे कुछ करना पड़ेगा जिसमें इन इन लोगों को थोड़ी सी समझ आए, इन लोगों के लिए और सरलता मिले। हमें ये पता चला कि हमारे साथ सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार पब्लिक एक्सचेंज के ऊपर काम करेंगे। तो इसीलिए आप सब हमारे जितने भी टेस्टर थे उन्होंने सारे के सारे जो टोकन्स हैं वो वापस कर दिए वॉलेट के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि किस टेस्टर को सबसे ज्यादा यूएनटीबी और सीआरयू टोकन्स मिलेंगे, और सबसे बढ़िया ट्रेडर और सबसे बड़ा निवेशक कौन है। और इसमें हम लोगों को तीसरा समूह दिखा जिन्होंने एक्सचेंज के अंदर काम ही नहीं किया, और उन्होंने अपनी अपनी आवेदन तो जरूर दिया कि वो टेस्टर बनना चाहते हैं, और उन्होंने इवेंटी के दौरान हम लोगों को अपनी सहमति भी दिखाई। लेकिन अंत में कुछ लोग उनके पास और ये जो समूह था ये ऐसा समूह था जो कि बहुत जो हमारे लीडर्स हैं, जो शीर्ष लीडर्स हैं, और क्योंकि उनके पास वक्त की कमी होने की वजह से वो 1 से लेके 15 तारीख तक वो एक्सचेंज के अंदर वो आ ही नहीं सके। और इनके अंदर वैलेंटीन, एंड्रे और मीला भी थे, और हम लोगों ने उनके साथ बातचीत की, मीटिंग की, और हमने पूछा कि क्या आप लोगों ने एक्सचेंज का परीक्षण किया, और उन्होंने बोला कि ये 10 दिन उनके लिए बहुत ज्यादा थे,
और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने स्टेकिंग जरूर की है, और ताकि हम लोग क्रू की स्टेकिंग करें ताकि यूएनटीबी उनको मिल सके। लेकिन जब मैंने उन्हें दिखाया कि कुछ दिनों के अंतराल पर उन्होंने अगर कुछ अपने वॉलेट के ऊपर भी नहीं गए और उनके अंदर अगर वो स्टेकिंग का बटन भी नहीं दबाते हैं तो स्टेकिंग नहीं हो पाएगी। और उसी समय उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि मुझे कितना यूएनटीबी मिलेगा और मुझे किस तरह से यूएनटीबी मुझे वापस मिलेगा, मुझे कितने स्टेकिंग के बाद कितने अंतराल पे कितना यूएनटीबी वापस करेगा। तो देखिए आज के समय में क्योंकि हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इस समय तो हम आपको नहीं बता सकते। तो इस समय पूरे 100 में से सिर्फ 4 लोगों को 100 लोगों के जो जो टेस्टरों का समूह था उसके अंदर में से सिर्फ 4 लोगों ने स्टेकिंग का बटन दबाया और उसी से उनको CRU मिले। तो देखिए इस स्लाइड के ऊपर मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए ये चीज सरलता से मैंने प्रस्तुत की है कि किस तरह से हमारे टेक्निकल टोकन्स जो हैं वो ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक समूह है ब्लॉक्स का, और जब ये ब्लॉक्स कंप्यूटर के अंतर्गत जाते हैं, सर्वर के अंतर से जाते हैं, तो वो उनकी प्रतिपुष्टि करते हैं। और ये जो सर्वर्स या जो ये कंप्यूटर हैं जो इसकी प्रतिपुष्टि करते हैं हर एक लेन देन की, तो हर एक लेन देन की जो 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 सूचना होती है वो ब्लॉकचेन के अंदर वो 5, 10 या 15 सेकंड में नहीं, सिर्फ आधे सेकंड में होती है, जैसा कि इस स्लाइड के ऊपर लिखा गया, सिर्फ आधे सेकंड में। और आधे सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बनता है, और एक ब्लॉक के अंदर 10,000 तक ट्रांजैक्शंस या लेन देन हो सकते हैं, जिसके अंदर P2P की ट्रांजैक्शंस या लेन देन हो सकता है, या किसी का वॉलेट से लेके किसी और का हस्तांतरण हो सकता है। तो हर तरह की जो लेन देन है, 10,000 लेन देन का आधे सेकंड में एक ब्लॉक बनता है। और इसकी जो गति है वो हर आधे सेकंड पे एक ब्लॉक बनता है। और जो इसका पुरस्कार है वो है 40 यूएनटीबी टोकन का पुरस्कार। तो ये जो 40 टोकन जो आते हैं हम उनको कहाँ आवंटन करें? तो ये जो हैं ये नोड्स के ऊपर इनकी प्रतिपुष्टि करते हैं, और जैसे ही आप CRU टोकन्स को आप जैसे ही CRU टोकन्स को आप स्टेकिंग करते हैं तो उसमें से 95% जो है वो CRU की स्टेकिंग में चला जाता है, और जो 5% है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिडेटर्स को जाता है। और ये जो टोकोनॉमिक्स है ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, और क्योंकि हम लोग बहुत सारे दस्तावेज को अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टोकोनॉमिक्स को आप कॉपी करें और उसके बाद आप गूगल ट्रांसलेट पे उसको आप देख सकते हैं कि आपको पता चले कि टोकोनॉमिक्स आखिर में है क्या। और मैं आपको बहुत विस्तार से बताना चाहूंगी कि यूएनटीबी क्या है, और इसका मैं उदाहरण बिटकॉइन की माइनिंग से दूंगी। तो बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है, जो खनन होता है, वो i6 से होता है। और ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं या एक ऐसे माइनर्स हैं जो बहुत तेज गति के हैं, और इनका जो हार्डवेयर है, इसका हार्डवेयर जो है ये एक एक आपके जो कंप्यूटर है उसकी तरह से ही है, लेकिन उसके अंदर जो जो ब्लॉकचेन का जो कंप्यूटर है उसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं वो जो चल रही हैं। शायद उसके अंदर 20 या 30 माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, और वो कुछ गणना करते हैं, और उन गणना से और उनके कार्य क्षमता से वो एक बिटकॉइन जो है वो बनता है। जो बिटकॉइन का जो खनन होता है, जो एक ब्लॉक का जो खनन होता है, वो एक ब्लॉक के अंदर 6.25 बिटकॉइन निकालता है, और हमारे ब्लॉक के अंदर वो 40 जो टोकन है वो निकालता है।
तो जब बिटकॉइन जब शुरू हुआ था तो वो पहले 50 बिटकॉइन एक ब्लॉक को देते थे। तो 10 साल पहले उन्होंने बदल के उसको 10 बिटकॉइन पर ब्लॉक का हो गया, प्रति ब्लॉक हो गया। लेकिन आज वो सिर्फ 6.25 है। क्यों क्यों ये कम होता जा रहा है? क्योंकि पहले उनकी जो प्रक्रिया थी वो पहले 50 थी, फिर वो 20 हुई, फिर वो 10 हुई और अब 6.25 है। हमारे ब्लॉकचेन के अंदर हम लोगों को ये हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये हार्डवेयर i6 जिसको बोला जाता है, ये बहुत महंगा है। और जो कुछ भी हमने अपने ब्लॉकचेन के ऊपर करना है, वो सब चीजें जो हैं हम लोग उसको स्टेकिंग करते हैं। और जो यूएनटीबी जो है उनका जो खनन होगा वो नोड्स के मदद से उनका खनन होगा। और जो हमारे सीआरयू टोकन है वो i6 की तरह काम करेंगे। तो अगर मैं 25,000 सीआरयू को स्टेक करती हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं 25,000 i6 खरीद रही हूं और उसके बाद अपने एक माइनिंग फार्म के साथ मैं उसको जोड़ूं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है। और हमारा जो माइनिंग फॉर्म है वो, क्योंकि हमारे पास 25,000 i6 का शेयर है, तो जो बिटकॉइन माइनर जो हैं उनको सिर्फ इस समय 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं। और उसके बाद उनका जो आवंटन है वो सभी i6 में बटा जाता है। और उसके बाद हमारे जो केस के अंदर भी ऐसा ही होता है। हम लोग जितने भी सीआरयू टेकन्स जो हैं जो स्टेक होते हैं, और हर 40 यूएनटीबी जो प्रति ब्लॉक जो निकलता है वो बांटा जाएगा, उसका आवंटन किया जाएगा सभी टोकनों के अंतर्गत। और हर एक टोकन के अंदर जो जो यूएनटीबी है वो आपको बांटा जाएगा। तो यानी कि अगर आप 4 लोग स्टेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 टोकन मिलेंगे इस 40 के। ये जो 40 यूएनटीबी हैं, ये इनका जो आवंटन है या जो उन वो हमारी स्टेकिंग, जितनी हमने स्टेकिंग की है उसके हिसाब से हम लोगों को आवंटन किया जाएगा। अगर हमारी स्टेकिंग ज्यादा है तो हमें उस 40 में से ज्यादा हम लोगों को शेयर मिलेगा, और अगर हमारी स्टेकिंग कम है तो हमें उस 40 में से कम हम लोगों को शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जितना स्टेकिंग करेंगे, यूएनटीबी जो 40 यूएनटीबी जो प्रति ब्लॉक निकल रहे हैं उसके अंदर से हर 4 लोगों को जो मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा कि आपकी स्टेकिंग कितनी है। तो अगर हम लोगों ने इन दिनों के अंदर जब यूएनटीबी जब इस मॉडल को मैंने बात की एंड्रे हेवरातिव के साथ, और जब एंड्रे, मीला और वैलेंटीन ने जब स्टेकिंग नहीं की, तो हम लोगों ने ये गणना करनी शुरू की कि 40 यूएनटीबी प्रति आधे सेकंड के हिसाब से मतलब हुआ कि आप और 24 दिनों के अंदर हम लोगों के हर 24 दिन के अंदर जो यूएनटीबी है वो 6 मिलियन के आसपास होती है। 6 मिलियन और 9 लाख, तो यानी कि 7 मिलियन यूएनटीबी जो है वो हमारे नोड से हर 24 दिन में बनते हैं। और जो ये 7 मिलियन टोकन जो हैं, 7 मिलियन टोकन प्रतिदिन, माफ कीजिएगा, ये सभी सीआरयू के अंदर बांटे जाएंगे जिन्होंने स्टेकिंग की होगी। तो अगर हम इसकी गणना करते हैं कि बिल्कुल कितने 100 या 1000 सीआरयू के हिसाब से कितना हम लोगों को मिलने वाला है स्टेकिंग का, तो ये हिसाब करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप हमारे टोकनॉमिक्स को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप एक सीआरयू स्टेक करते हैं तो आपको हर प्रति सेकंड 40 यूएनटीबी तो निकल रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों ने जो देखा कि 100 लोग, उनमें से सिर्फ 60% लोग जो हैं वो अपने वॉलेट्स के अंदर आए हैं, उन्होंने वॉलेट्स को सक्रिय किया, और 60 में से सिर्फ 4 लोगों ने ही स्टेकिंग की।
तो पहले कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर जो यूएनटीबी में जो कमाई है वो बहुत ज्यादा होगी, और यूएनटीबी जो है वो बहुत तरल है, तो आप उसको बेच भी सकते हैं। अगर आप उसको हर आधे सेकंड में अपने वॉलेट में आप उसको प्राप्त करते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा एक पैकेज सीआरयू का हो जाएगा, और आप अपने यूएनटीबी जो है, जो हर यूएनटीबी में अगर आप भेज सकते हैं कि एक्सचेंज में भेज दीजिए, एक्सचेंज में भेज दीजिए। आप शायद दिन में हर सेकंड में कर सकते हैं, या आप हर दिन में एक बार कर सकते हैं, आप कॉफी पीते पीते कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये चीजें जो हैं आपको बताया है कि जो यूएनटीबी का जो जारी करना की जो प्रक्रिया है वो क्या है। एक और चीज, बहुत सारे जो हमारे सदस्य हैं वो ब्लॉकचेन और एक्सचेंज के बीच में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस चीज में असमंजस्य पड़ जाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि वो एक ही है, पर ऐसा नहीं है। जब हम ब्लॉकचेन के अंदर जाते हैं तो ये, और जो टेस्टर थे हमारे, उन्होंने ही हम लोगों को ये सुझाव दिया कि जब उनको लॉगिन दिए गए थे और उनको जब उनके जो सीक्रेट फ्रेजेस दिए गए थे, तो उन्होंने कोशिश किया और उसके बाद उन्होंने एक्सचेंज पे घुसने की कोशिश की, जबकि उनको एक्सचेंज पे उस समय नहीं घुसना था। और जिन लोगों को जो कभी भी एक्सचेंज के अंदर कभी भी नहीं गए और उन्होंने कभी ब्लॉकचेन वॉलेट्स को कभी भी नहीं देखा है, तो उनको समझाने के लिए मुझे बहुत वक्त लगा कि ब्लॉकचेन और एक्सचेंज में क्या फर्क है। और इसीलिए मैंने बहुत उनको मैंने एक उदाहरण दिया। तो अगर हम बिटकॉइन का एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तो बिटकॉइन जो है वो 10 साल से एक ही इकाई पे है, और बिटकॉइन की जो एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन है माफ कीजिएगा, उन्होंने बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट जो हैं वो उन्होंने जारी किए हैं। बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं उनके पास एक प्रोग्राम हाथ लगा जिससे वो क्रिप्टो वॉलेट जो है वो बना सकते हैं, और उस क्रिप्टो वॉलेट को वो किसी मेमोरी स्टिक में, या वो अपने पीसी के अंदर, या अपने टेलीफोन मोबाइल में वो रख सकते हैं। लेकिन जो आपके जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन एक्सचेंज में रखे जाते हैं, और आपके जो मोबाइल में जो आता है वो वॉलेट आता है। तो अब आप बताएं कि कितनी सारी एक्सचेंज हैं जो बिटकॉइन के अंदर जो है जो ट्रेड करती हैं। आप बाइनेंस में जा सकते हैं, मैट्रिक्स, डिफाइनेंस, आप कितनी सारी एक्सचेंज में जा सकते हैं, और ये सब जो एक्सचेंज है यहाँ पर आप बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन है वो एक ही है, और इसी तरह हमारी जो ब्लॉकचेन है वो एक ही है, और क्रिप्टो वॉलेट जो है वो एक ही है। लेकिन जैसे ही हम मशहूर हो जाएंगे, वैसे ही बहुत सारे जो डेवलपर हैं वो क्रिप्टो वॉलेट का वो उस प्रोग्राम के जरिए हमारे क्रिप्टो वॉलेट्स को बनाएंगे और उसके अंदर अपने टोकन्स को सहेज के रखेंगे। और जो क्रिप्टो वॉलेट है, जो है वो इस समय हमारे पास कोई भी ऐसा कोई समझौता नहीं है जिसके साथ हम किसी बाहरी वॉलेट के साथ हम इंटीग्रेट कर पाए। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ब्लॉकचेन के अंदर आपके टोकन है, आपके पास एक क्रिप्टो वॉलेट होगा, और उसके बाद वो बहुत सारी एक्सचेंज के ऊपर वो लेन देन किया जा सकेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि बैक ऑफिस से हम आपके जो टोकन है उनका हस्तांतरण करेंगे, तो सबसे पहले आप जो हैं आप टोकन्स जो हैं अपने जो टोकन्स है वो क्रिप्टो वॉलेट्स में हस्तांतरण करेंगे, और उसके बाद अब आप सोचेंगे कि अब मुझे एक्सचेंज में जाना चाहिए या नहीं। और इन लोगों को, जिन लोगों ने कभी भी एक्सचेंज के ऊपर काम नहीं किया है, आपको शायद कभी जरूरत भी ना पड़े। इस बढ़िया ये होगा कि आप वो लोग जिन्होंने कभी भी एक्सचेंज के ऊपर हस्तांतरण नहीं किया है, उन लोगों का इंतजाम करें जो कि आपके लिए सरलता से आपके जो टोकन है वो अलग अलग
क्रिप्टो करेंसी से एक्सचेंज या अलग विनिमय कर सकते हैं। तो अब जैसे अगर आप अपने टोकन्स को रूबल्स या यूएस डॉलर में बदलना चाहते हैं तो आज आप ये नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ये कहें कि जो हमारा जो ब्लॉकचेन है, आप ब्लॉकचेन के अंदर आपकी जो पहुंच है क्रिप्टो वॉलेट तक है, और उसके बाद आप जो है आपने ये उसके बाद एक्सचेंज पे लेके जाते हैं, तो ये एक अलग कहानी है। तो ये हो सकता है कि हम लोगों की जो एक्सचेंज है और जो हमारा जो क्रिप्टो वॉलेट है वो अलग अलग हो। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन के साथ जो हम लोगों ने अपना जो श्वेत पत्र है या व्हाइट पेपर जो है, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का खुलासा किया है, वो सब हम लोगों ने कर दिया है। और जो हमारे जो जो चिन्ह होगा वो हमारे टोकन्स के अंदर वो WCRU के नाम से जाना जाएगा। इसको टिकर भी कहते हैं। और इसीलिए आप ध्यान रखें कि जिन लोगों ने हम लोगों को पिछले मार्च में हम लोगों के साथ जुड़े हैं, या जो जो पार्टनर जो हैं वो हमारे साथ नवंबर में जो जुड़े हैं, वो हमारे साथ जितने भी पैकेज खरीदेंगे वो WCRU से ही खरीदेंगे। और WCRU का जो लॉकिंग या लॉकिंग पीरियड है वो 365 दिन की है। और 365 दिन के बाद उनकी जो अनलॉकिंग है वो शुरू होगी। और आप जैसे कि स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं कि पहले आधे साल के लिए 1% होगी 30 दिन के लिए, और उसके बाद उसके बाद 161 दिन में सभी कुछ जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो एसईसी क्या करता है, और एसईसी ने हम लोगों को मंजूरी दी है कि हम लोग अपने जो पाठ्यक्रम है हम उनको बेच सकें। और उसके बाद हम जो बेचने के बाद हम लोग टोकन्स को एक उपहार के रूप में दें, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो सिक्योरिटी टोकन्स हैं, जो सुरक्षा टोकन है, वो हम सीधा यूजी पे बैक ऑफिस के यूजी पे के अंदर हम कर सकते हैं। और हम लोग जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पैकेजेस भी जो दे सकते हैं। हमारे पास 1 मिलियन से ज्यादा टोकन्स हैं। और जो आपके जो भी और आप जो भी पैकेज हैं जो आप खरीद रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आप कितने टोकन्स खरीदना चाहते हैं। और उसके लिए आपको EIP खरीदने की जरूरत नहीं है। EIP जो है वो एक हिस्सा रहेगा आपके एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का, जो कि उन लोगों के लिए जो कि पाठ्यक्रम खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको उसके साथ कोई टोकन्स नहीं मिलेंगे उपहार के तौर पर जैसे हम पहले करते थे। कुछ जो प्रशिक्षण प्रोग्राम हैं वो कुछ प्रशिक्षण प्रोग्राम को डेटा माइनिंग के साथ में लाया जा सकता है। उद्यमी पाठ्यक्रम को यूगेन लाइसेंस के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये आपका थर्ड पार्टी सेल की तरह होगा, जिसको हमारी इवरिच कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि जो सिक्योरिटी टोकन है वो यूजीपे ग्रुप के माध्यम से ही होगा। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो इस तरह से है ये हमारी वेबसाइट यूजीपे ग्रुप, इसे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वेबसाइट में श्वेत पत्र है 6 भाषाओं में, व्हाइट पेपर। और मैं सभी भागीदारों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने ध्यान किया कि जब भी आप डाउनलोड करते हैं इस फाइल को तो बुलेट पॉइंट कई आपस में मिश्रित थे। तो 1.3 से 1.8 बुलेट पॉइंट आपस में मिले हुए थे, तो हमने उसको ठीक किया। जी हाँ, वो जो सामग्री है उसके अंदर कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि वो पहले तो दिख रहे थे अब नहीं दिख रहे। दरअसल उसको वापस से ठीक किया गया और हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन भागीदारों को जिन्होंने उस गलती को पहचाना और व्हाइट पेपर को 6 भाषाओं में, वियतनामीज, हिंदी, रशियन, इटालियन, स्पेनिश के अंदर उसको जोड़ा गया है। और इसमें अगर आप
केवल रूसी और अंग्रेजी को देखेंगे और नीचे अगर आपको वियतनामीज हिंदी ना मिले तो ऐसी स्थिति में आपको केवल स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा और आपको व्हाइट पेपर आपकी अपनी भाषा में दिखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं कि वहां पे एक पीले रंग का स्क्रॉल डाउन बटन है जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और वहां पे एक लिंक भी है आपका एसईसी पंजीकरण का जो कि वहां दिया गया है और जिसके ऊपर हमने ध्यान दिया पिछले सप्ताह कि सभी जो भागीदार हैं वो एसईसी को लिखना चाह रहे हैं या उनको कॉल करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, तो ऐसा दिखाई देता है जैसे वो लिंक जो है, जो पंजीकरण का जो लिंक है उससे उनको लगता है कि वो, उनको लग रहा है कि वो प्रमाणित नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं है। अगर आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट पे आपको वो लिंक सीधा पहुंचाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, तो ये एकदम प्रमाणित है और कोई झूठ नहीं है। आप वहां पे क्लिक भी कर सकते हैं, क्लिक होता है वहां पे, तो जो क्लिकेबल नंबर है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसके नीचे आपको अपना दस्तावेज भी देखने को मिलेगा और एक अगला दस्तावेज भी मिलेगा जिसे आप जांच कर सकते हैं। तो सभी दस्तावेजों को आप आधिकारिक वेबसाइट पे देख सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, जिसको अपलोड किया गया है यूजीपी ग्रुप के माध्यम से। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप वहां पे फोन करें और पुष्टिकरण करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से सभी वकील हमें फोन करते हैं कि हमने कभी इस तरह के टोकन पहले नहीं देखे और आपने अभी तक इसका उद्घाटन नहीं किया है। पर हमारे पास अभी से ही 16,000 अनुरोध हमारे तक पहुंच गए हैं, रिक्वेस्ट आ गए हैं और हम हमेशा ओपन मीटिंग और क्लोज मीटिंग पे आपको बोलते हैं कि आप भरोसा करें अपनी कंपनी में। हमने आपको लिंक इसलिए दिया है ताकि आप अपनी तसल्ली के लिए देख सकें, लेकिन हम आपको इसलिए नहीं दे रहे कि आप वहां जाके पुष्टिकरण करें। तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है कि हम इसको हटा दें, आपको सारी बातें ना बताएं, क्योंकि बड़ी सारी बेकार में लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुष्टिकरण के लिए वहां पे फोन करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अभी हमारा ये ब्लॉकचेन टोकन है, ये एक अभी टेम्पररी मेजर है हमारे सभी भागीदारों के लिए। हम लोग बिक्री करेंगे WCRU टोकन के और जो नए भागीदार हैं वो अपना वो खरीद कर पाएंगे WCRU को नवंबर में और लॉक्ड अमाउंट को लेके वो स्टेक कर पाएंगे ताकि उन्हें UNTB प्राप्त हो सके, ताकि उसको वो बराबर कर सके या इक्वलाइज कर सकें अपने सभी मौकों को। तो जैसे ही एक्सचेंज खुलता है आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमें एकदम एक्सचेंज के खुलते ही हमें स्टेक कर देना चाहिए ताकि हमें हमारे शेयर प्राप्त हो जाए UNTB के। आपको ये नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको मूल्यांकन करना चाहिए कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है, कि क्या आपको नए टोकन खरीदने चाहिए, उसको स्टेक करना चाहिए UNTB प्राप्त करने के लिए। हो सकता है कि आपके पास कई अनलॉक्ड CRU हो ताकि आप अपने लिए UNTB ले सकें और उसे बेच सकें। तो ये बहुत डरावना नहीं है कि आपको एक नया टोकन प्राप्त करना है, ये बिल्कुल ऐसा है जिसके माध्यम से आपके निवेश के अवसर बढ़ जाएंगे। तो जो निवेशक नवंबर में हमारे पास आएंगे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको एक बिल्कुल अन्यायपूर्ण स्थिति में डाला है कि मैं तो दुर्भाग्य, मेरा तो भाग्य ही खराब है क्योंकि मेरे से पहले वाले जो लोग हैं उन्होंने स्टेक कर दिया अपना WCRU को, तो मैं क्या करूं ताकि मैं भी स्टेकिंग में भागीदारी दिखा सकूं क्योंकि मेरा मन है। तो जो नया निवेशक है उसको ऐसा अजीब नहीं लगना चाहिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ कुछ हम लोग अनीतिपूर्ण चीज कर रहे हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि WCRU को भी आप स्टिक कर सकते हैं ताकि आपको आय प्राप्त हो सके UNTB में। अगर आपने अभी अभी कंपनी में 1 महीना 2 महीना या 3 महीना पहले अगर आप हमारे साथ शामिल हुए हैं और स्वाभाविक रूप से आपका कोई भी टोकन पॉइंट इतनी जल्दी तो नहीं रिलीज होगा, तो आपको अपने सभी
सीआरयू को एक्सचेंज करना होगा डब्ल्यूसीआरयू के लिए और यूएनटीपी प्राप्त करना होगा। लेकिन वो भागीदार जिनके कुछ जो सीआरयू हैं जो अनलॉक हुए हैं, वो अपना खुद का निर्णय ले सकते हैं कि क्या हम इसे स्टेक करें या इसे हम बेच दें। तो ये इस तरह से जैसे बूफे होता है, आप उसमें चयन कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, अपनी संपत्ति को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आप इसको इसी तरह से माने। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है जिसे कहते हैं बजटिंग। जब आपके पास आपका एक पोर्टफोलियो होता है सीआरयू टोकन का, जिसमें से कुछ आपके फ्रोजन है और कुछ अनफ्रोजन है, और आप वहां पे विकल्प उठा सकते हैं, विकल्प ले सकते हैं कि क्या हमें इसे बेचना है या नहीं, या स्टेक करना है या नहीं। तो अगर आपके सीआरयू अनलॉक है तो आप यूएनटीबी के लिए इसे स्टेक कर सकते हैं। आप सीआरयू को अपने वॉलेट में रखें ताकि आप उसको किसी भी समय पे बेच सकें। और मान लीजिए कि अगर आपको कोई तरल संपत्ति चाहिए तो आप उसे बेच सकते हैं, या आप उसको पीयर टू पीयर बेच सकते हैं। मैं दोबारा दोहराती हूँ, जो अनलॉक्ड सीआरयू है उससे कर सकते हैं आप। क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे कई निजी संबंधी है, मेरे पोते हैं, मेरे दादाजी हैं, दादी माँ है, क्या होगा अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, कुछ उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो क्या वो अपने टोकन को अपने पोतों तक दे सकेंगे, बांट सकेंगे उसे। तो हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं सीआरयू को अपने वॉलेट में, और फिर वहां से वो कुछ भी कर सकते हैं कि या तो P2P ट्रांसफर कर लें या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सचेंज, जिसका मतलब ये है कि अगर आप नहीं जानते हैं एक्सचेंज को ठीक तरीके से, तो आप एक्सचेंज को आधिकारिक एक्सचेंज की बजाय भी एक्सचेंज कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ जिस पे आपको भरोसा हो। जैसे आप उसे बोल सकते हैं कि मैं आपको 1000 सीआरयू दे रहा हूँ और आप मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में हमारा जो एक सीआरयू वो $1 की कीमत का हो जाए। आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है। तो वो लोग जिनके पास WCRU फ्रोजन है, वो उसे स्टेक कर सकते हैं यूएनटीबी प्राप्त करने के लिए। या आप समझिए कि कैसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने जो फ्रोजन सीआरयू है उसको, ताकि आपको WCRU प्राप्त हो जाए। देखिए, अभी हमारे पास सीआरयू है जिसको हमने प्राप्त किया मार्केटिंग प्लान के तहत, या हमने जनवरी में प्राप्त किया, जब आपको याद है हमारे पास 10% बोनस सीआरयू था। और याद है आपको जब हम भारत आए और हमें हमारे टिकट के लिए 30,000 का सीआरयू कंपनसेशन के रूप में प्राप्त हुआ था। और वो जो सीआरयू है उसका 540 डेज का रिलीज अवधि है। तो अभी कुछ समय पहले ही वो रिलीज हुए। तो वो जो जो बोनस टोकन है उसको हमने अलॉग्रिथम 2.0 के तहत हमने उसे एक्सचेंज किया WCRU के तहत, और वो भी रिलीज होंगे 365 डेज के बाद, और फिर आप उसको यूएनटीपी के लिए स्टेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रोजन अवधि है उसको आप कम कर सकते हैं 1 साल तक या 10-11 महीने तक। तो ये आपके लिए क्या है, एक बूफे की तरह है। आपको अपने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करना है, आपको समझना है कि किस प्रकार के उसमें टोकन है, और फिर आपको समझना है कि किस प्रकार की क्रियाएं आगे आपको करनी है जो आपके सीआरयू टोकन है उसके संबंध में। और अगर आप कोई नए व्यक्ति हैं कंपनी में, तो आप ये समझिए कि क्या आपको अनलॉक्ड सीआरयू एक्सटर्नल एक्सचेंज में खरीदने हैं या ईआईपी को खरीदना है लॉक्ड सीआरयू के साथ। यकीनन, मैं दोबारा बोलता हूं, जो ईआईपी है वो आपका शैक्षिक सूचनात्मक उत्पाद है। जब तक आपका एक्सचेंज लॉन्च नहीं होता, तो आपके पास केवल एक ही विकल्प होगा, वो होगा कि आप ईआईपी खरीदें, लॉक्ड सीआरयू प्राप्त करें बोनस के रूप में। तो ठीक है जी, आप यहाँ से ईआईपी खरीद सकते हैं सीआरयू फ्रोजन टोकन के साथ,
और नवंबर में आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं WCRU के लिए, या आप स्टेक कर सकते हैं अपने सभी WCRU को यूटिलिटी टोकन प्राप्त करने के लिए, जिसे UNTB कहा जाता है। वरना कई बारी एक छोटा सा ग्लिच हुआ है रूसी कमरे में, तकनीकी समस्या। तो ये सभी वो अवसर हैं जो हमें नवंबर में प्राप्त होंगे, जब हम लागू करेंगे सभी कार्यों को, जो कि हमारे 5वें चरण का विकास होगा क्रिप्टो वॉलेट का। फिलहाल जांचकर्ताओं ने जांच कर ली है, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया है CRU को WCRU के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें पॉलिश करना अभी बाकी है। मुझे लगता है कि लगभग इसमें कुछ दिन लग जाएंगे और सोमवार तक ये हो जाएगा, और वेबिनार के अंत में मैं आपको ये भी दिखा पाऊंगी कि वॉलेट कैसा दिखेगा और उसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। मेरे ख्याल से आपने कोशिश करी होगी अपने खुद के तालिका बनाने में, CRU स्टेकिंग की ये जो तालिका है इसको समझा होगा। और कई लोगों ने मुझे लिखा भी कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये नहीं करता या वो नहीं करता। देखिए, अभी जो रिलीज CRU टोकन है उसको आप स्टेक कर सकते हैं दो तरीकों से। एक, आप स्टेकिंग कर सकते हैं CRU के लिए, और दूसरा आप स्टेक कर सकते हैं UNTP के लिए। और जो स्थितियां हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारे पास फिलहाल 1 महीने का टैरिफ नहीं है, और हमने हटा दिया है वो मौका कि जो आपका अर्ली टर्मिनेशन आप कर सकते थे CRU को, वो अब आप नहीं कर सकते। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ब्लॉकचेन पर हम लोग बचाएंगे केवल 3 बिलियन CRU टोकन स्टेकिंग के लिए। और अगर लोग अपने स्टेकिंग को करना शुरू कर देते हैं और फिर उससे टर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो संतुलन है CRU 3 लाख CRU टोकन का, तो ये या तो रहेगा या बिल्कुल ही हट जाएगा, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं हो पाएगा ऐसी स्थिति में, और हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति हो। और EIP के अंदर अगर आपको CRUs अगर आपको चाहिए EIP के, जैसे कि आप $10,000 पैकेज आप लेते हैं, तो आप उसका अगर आप भुगतान जो है उसका EMI में करते हैं, तो आपको, अगर हम लोग इसकी गणना करें तो EIP इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, तो आपका जो क्रिप्टो यूनिट का जो मूल्य है वो 14 सेंट्स का होगा। और जब आप भुगतान करेंगे तो आपको जो है 10,000 ब्लॉक्ड CRU मिलेगा। तो अनलॉक्ड CRU के लिए तो वो अलग कहानी है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास 10,000 अनलॉक CRU हैं, तो मैं उसको इस हिसाब से खर्च करूंगी कि 1,000 जो है वो 3 महीने की स्टेकिंग के लिए चला जाएगा, और फिर 1,000 जो CRU हैं वो 6 महीने, और फिर 12 महीने, और इसी तरह। और मेरी जो, मैं इसलिए ये ऐसा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं लालची नहीं होना चाहती हूँ। बहुत सारे जो हमारे जो जो पार्टनर्स हैं वो स्टेकिंग को 36 महीने के लिए करना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने उसके लिए इवेंटी स्टेकिंग के लिए
उन्होंने अपनी बाकी के सारे जो EIPs हैं, माफ कीजिएगा, बाकी की सारी जितनी भी स्टेकिंग है वो उन्होंने तोड़वा ली थी। और इसीलिए मतलब अब आप ये देख लीजिए कि आप 3 साल के अंदर जो आप इवेंटी प्लान के अंदर आप स्टेकिंग करेंगे, तो उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप उसको तोड़वा नहीं सकते हैं। आपको हर महीने बस कुछ आपको भुगतान आता रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा। और इसीलिए हमने ये सीखा कि किस तरह से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है आप उसको बना सकते हैं। और कुछ जब जैसे ही हम लोग स्टेकिंग कुछ लॉन्च करते हैं, जिसको शुरुआत करते हैं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बिल्कुल भूल ही जाते हैं। और वो अपने जितने भी उनकी जो पूंजी होती है वो किसी ने मुझसे एक ही चीज के अंदर डाल देते हैं। तो कुछ ने किसी ने लिखा है कि सिर्फ 7,000 जो CRU हैं वो ही हम स्टेक कर सकते हैं। बिल्कुल, जो 3,000 टोकन जो हैं वो बिल्कुल भी स्टेकिंग नहीं की गई थी, और वो 3,000 टोकन जो थे वो हमने किसी और चीज के लिए रखे थे। तो अगर आप उनको बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। तो 3,000 टोकन्स जो हैं वो हमने, जो CRU थे, उनकी हमने स्टेकिंग नहीं की थी। तो ये जो आवंटन है ये क्या देता है, 3 महीने के अंदर आपको इसका जो कुछ भाग है उसको आप अनस्टेक कर सकते हैं, और या तो आप उसे बेच सकते हैं या स्टेक कर सकते हैं UNTB में, या कुछ और कर सकते हैं, या किसी और को भेज सकते हैं। और ये सुनिश्चित करेगा कि बदले में ये आपको दे तिमाही राजस्व, यानी क्वार्टरली रेवेन्यू आपको ये देगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप हर 3 महीना में आप कुछ प्राप्त करें कुछ बेचने के लिए, तो आप इवेंटी स्टेकिंग का विकल्प को चुन सकते हैं, और 4% प्रति माह के हिसाब से आप रुक सकते हैं इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त करने के लिए। या आप एक इस प्रकार का जटिल जो चक्र है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसका भी निर्माण कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब मास्टर प्रॉफी किया था तो हमने चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जाना था, और हम लोग पहले सोच भी नहीं सकते थे कि ये किया भी जा सकता है स्टेकिंग में, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से है जो असीमित आपको आय कमा कर देती है, मनी मेकिंग मशीन की तरह। तो आपको अपना इंटरेस्ट प्राप्त होता है अनलॉक्ड CRU के रूप में, और आप उसको वापस से स्टेक करते हैं। उसके बाद जो कुछ CRU है वो रिलीज हो जाते हैं थोड़े समय के बाद, फिर आप उसको दोबारा से स्टेक करते हैं UNTB प्राप्त करने के लिए, और फिर UNTB को भी आप दोबारा से बेच सकते हैं। तो देखिए कितने सारे विकल्प हो गए आपके लिए यहाँ पे। और अगर आप बेचना नहीं चाहते हैं अपने CRU को एक तत्काल लाभ प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए 20 सेंट नवंबर के अंदर, तो ऐसी स्थिति में आप चुन सकते हैं उस पूरे को स्टेक करना, ताकि आपका अपना खुद का भाग्य उदय करने वाला चक्र यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका आपके लिए शुरू हो जाए। और आपको ये जो सभी टैरिफ हैं ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप इसे स्टेक कर सकते हैं महीने के सारे दिन, ताकि आपको स्टेकिंग इनकम प्राप्त हो सके हर दिन। और ये आपको इतना बड़ा चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इतना अद्भुत हो जाता है कि आपका पैसा जो है वो आपके बच्चों के लिए पैसे का जन्म करेगा, और उनके बच्चों के लिए पैसे का जन्म करेगा, और जन्म पे जन्म, पैसे का जन्म पे जन्म, ये पहिया जो है ये चलता चला जाएगा। तो अगर आप टर्मिनेट करना चाहें अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप अपने जो ब्याज है उसको बेच सकते हैं। और एक और चीज, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं या अनस्टेक करना चाहते हैं अपने CRU को, तो जब आपकी अवधि खत्म हो जाती है, ऐसी स्थिति में 72 घंटा लगता है अनस्टेकिंग के लिए, जब तक वो जो पैसा है वो वापस आपके क्रिप्टो वॉलेट में नहीं आ जाता। कई लोग ये भी पूछते हैं कि वो जो 3 बिलियन CRU टोकन है उनका क्या। देखिए,
ये जो 3 बिलियन CRU टोकन है, जब ये समाप्त हो जाएंगे तो क्या हमारे जो टोकन है वो स्टेकिंग पे रहेंगे बिना ब्याज के 2 या 3 साल के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब आप स्टेक करते हैं अपने CRU को तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है और जो अनिवार्य CRU होंगे वो आपके नाम के लिए बचाए जाएंगे, रिजर्व किए जाएंगे 2 या 3 साल के लिए। मान लीजिए नवंबर में अगर हमारे पास 1 बिलियन CRU अनलॉक्ड हैं कुल मिला के, और अगर लोग उसको 24 महीना के लिए स्टेक कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो CRU स्टेक अकाउंट होगा, खाता होगा, जिसमें 3 बिलियन CRU होंगे, आप उसमें देख सकते हैं 24 गुणा 2.5%, ये हुआ 60%, 0.6 बिलियन CRU इसको रिजर्व कर दिया जाएगा आपके लिए। और अगर वो सभी अनलॉक्ड CRU होगा उसे स्टेक किया जाएगा इवेंटी स्टेकिंग के लिए, जो कि 36 महीना है, तब हम रिजर्व दिखाएंगे 30 को गुणा करें 8% से, जो कि 240% है, जो कि 2.4 बिलियन CRU बन जाएंगे। और ये जो वितरण है, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ही ये CRU को आप स्टेक करेंगे या इसे रोकेंगे, या तो ऐसी स्थिति में ये रिजर्व में हो जाएंगे, जिसको आप 3 साल के अंदर इसे स्टेक करेंगे। और यहाँ पे अगर आप CRU को, मतलब जो पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति चाहते हैं, तो आप जो आपका अनलॉक्ड CRU है आप उसे स्टेक कर सकते हैं जब तक आपका 3 बिलियन उपलब्ध है भविष्य के स्टेकिंग के लिए, तो ये आपको उपलब्ध रहेगा। और जैसे ही CRU रुक जाएंगे, आप CRU को CRU के लिए स्टेक नहीं कर पाएंगे और केवल एक ही विकल्प रह जाएगा आपके पास, UNTB के लिए ही। और ये जो स्टेकिंग है CRU को CRU के लिए, ये केवल अनब्लॉक्ड CRU के लिए ही है। जो ब्लॉक्ड वर्ड CRU है ये केवल UNTB के लिए है। मुझे आशा है कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। मुझे उदाहरण बहुत पसंद है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आइए कुछ और उदाहरणों की ओर देखते हैं। एक भागीदार, मान लीजिए 2019 में उनके पास लगभग 6% टोकन का है जो कि अनब्लॉक्ड है। तो ये 7वें या 8वें महीना में, जब हर महीना इन्हें अनब्लॉकिंग 1.5% का प्राप्त होगा, और वो भागीदार जो हमारे साथ शुरुआती समय से हमारे साथ हैं, तो ये जो बूफे है CRU का CRU से या CRU का UNTB से, ये वो टोकन जो ब्लॉक्ड हैं 540 के लिए, उनको हम ये सुझाव देंगे कि आप इसे एक्सचेंज करें WCRU में और उसको स्टेक करिए UNTB के लिए। और जो अनब्लॉकिंग है उसके लिए आप खुद से निर्णय ले सकते हैं अपनी सूझबूझ के अनुसार कि इसमें से जो आधे CRU है उसको आप वर्ल्ड CRU में एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसके साथ आपको गणना भी करना चाहिए नई समय अवधि का अनब्लॉकिंग के लिए। नया एक्सचेंज आपका CRU का WCRU में, और 365 दिन में आपके WCRU जो आपके CRU वो स्टेक किए जा सकते हैं। और जो ये अक्टूबर है, ये इसको क्यों चुना गया, क्योंकि जो ये भागीदार है इनके लिए जो पहला अनब्लॉकिंग है, आप इसकी आशंका कर सकते हैं। और वो लोग पहले सोच रहे थे कि इस अनब्लॉकिंग के बारे में कि अब क्या करें, क्या हम इसे एक्सचेंज करें WCRU में, या एक और साल का इंतजार करें कि वो फिर अनब्लॉक होंगे। लेकिन या तो वो उससे माइंड कर सकते हैं UNTB के लिए, या इंतजार कर सकते हैं दूसरे या तीसरे महीने के लिए, या पूरे 12 महीने के लिए इंतजार करें जब तक कि कुछ हिस्सा उसमें से अनब्लॉक ना हो जाए और फिर उसको वो एक्सचेंज करें। देखिए,
क्या करना है, किसको किस विकल्प को चुनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी स्थिति कैसी है। क्योंकि देखिए लोगों की स्थितियां बदल सकती हैं। तो हो सकता है कि किसी के लिए 1% जो अनब्लॉकिंग है वो ऐसा हो कि जैसे एक सपोर्ट होता है, एक समर्थन होता है जो कि आपको बचाएगा गरीबी से या भूखमारी से। और कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि देखिए मेरा जो भागीदार है उसका घर में आग लग गई, और आग लगने की वजह से हमें बहुत तंगी हो रही है आर्थिक रूप से। तो अगर आपको ये दिखाई दे कि जो आपका अनब्लॉकिंग है वो जल्दी आने वाला है, मान लीजिए उसका पहला परसेंटेज अभी आने वाला है, तो कोई भी आपको मजबूर नहीं करता कि आप जल्दी करें। आप उसकी जगह उसे टोकन को बेच सकते हैं, और जो पैसा है आप उसका तत्काल इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने शिक्षा के अंदर 1 साल पहले उसमें निवेश किया हो, और आपके पास आपका खुद का अद्वितीय पैसे कमाने का पहिया हो, चक्का हो, जो कि आपके सभी आय को गुणा करते। और वो भागीदार जो हमारे साथ कभी भी 2020 में हमारे साथ शामिल हुए हैं, यकीनन उनके लिए इतनी जल्दी तो अनब्लॉकिंग नहीं होगा। तो उनके लिए बेहतर क्या है कि वो एक्सचेंज करें अपने पोर्टफोलियो को वर्ल्ड सीआरयू में, और स्टेक करें उसे यूएनटीबी के माइनिंग के लिए। या अगर कोई नया भागीदार हमारे साथ आया है और वो सोच रहा है कि हम क्या करें, क्या हम ईआईपी को खरीदें जिसमें सीआरयू बोनस के रूप में प्राप्त होगा, या पब्लिक एक्सचेंज का इंतजार करें और वहां से हम अनब्लॉक सीआरयू प्राप्त करें। और जैसे कि हम आपको हमेशा सिखाते हैं कि आपको विविधीकरण करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, और जो ब्लॉक सीआरयू को आप एक्सचेंज कर सकते हैं डब्ल्यूसीआरयू में। हालांकि जो आपका ईआईपी है उसके अंदर कीमत कम होती है, और जो अनब्लॉक्ड सीआरयू उसको आप खरीद सकते हैं पब्लिक एक्सचेंज पे, लेकिन वहां पे राशि या शुल्क बढ़ने की आशंका है। तो अगर आप एक निवेशक हैं और अगर आप ढूंढ रहे हैं निवेश के अवसरों को, और अगर आपका जो पूंजीगत आय है अगर आप उसको बांटना चाहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि ये तो नियम है विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन का, लेकिन ये आपको केवल और केवल अपनी सूझबूझ से करना है। अगली स्लाइड पे हर कोई हमसे पूछ रहा है कब 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 हम इसको अनुमान। तो अब आइए हम मानचित्र देखते हैं कि हम लोगों का जो पहला जो टेस्टिंग जो राउंड था क्रिप्टो यूनिट्स का, क्रिप्टो वॉलेट्स का, उसमें हमें ये पता चला है कि हम लोग हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा वक्त लगेगा कि वो किस तरीके से वो सरलता से एक्सचेंज के ऊपर काम कर सकते हैं। और इसके चीज के ऊपर काम करने के लिए तो हम लोगों को कुछ इसको बेहतर करना है। और इसीलिए हम लोग जो प्रोग्राम कोड है और जो इस एक्सचेंज का जो प्रोग्राम कोड है, हम इसको ऑडिट कराएंगे। और हम लोगों ने ऑडिटर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया है। हमने सीटल ऐप कंपनी करके नाम है, और अगले वेबिनार में मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि कौन हमारी ऑडिट कर रही है, कौन सी कंपनी ऑडिट कर रही है। ये जो कंपनी है जो ऑडिट कर रही है, ये बैंक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स पार्टनर्स, इन सब का ऑडिट करती हैं। और ये जो है वो देखते हैं कि ये जो एक्सचेंज है वो बाहरी आक्रमणों से किस तरह से अपने आप को बचाती है। तो हम लोगों ने इनके साथ पिछले हफ्ते से काम करना शुरू किया है। हमने अपने प्रोग्राम कोड, अपनी वेबसाइट, इन सब की पहुंच जो है उनको दी है। और हमारे जो क्रिप्टो वॉलेट्स जो हैं उनके बारे में हमने उनको पूरा प्रोग्राम के बारे में बताया है। और हम लोगों को ये ऑडिट की क्यों जरूरत है? ये ऑडिट इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद हमारी एक्सचेंज के पास एक प्रमाण होगा कि ये जो एक्सचेंज है
ये हमारे पास एक टेक्निकल हमारे पास प्रमाण पत्र होगा कि जो डीडॉस अटैक से या डीडॉस आक्रमण से बचाव कर सकता है। और जितनी भी संपत्ति इस एक्सचेंज के अंदर है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में हो या वो कॉइन्स के अंदर हो, तो वो सब चीजें जो हैं वो सुरक्षित हैं। और हम लोग अपनी पब्लिक एक्सचेंज जो है इसको बिना इंश्योरेंस के हम इसका शुरुआत नहीं करेंगे। और इंश्योरेंस लेने के लिए हम लोगों को टेक्निकल ऑडिट की एक बहुत जरूरी है। और उन्होंने हमसे 1 महीना नहीं 3 हफ्ते मांगे हैं। और 3 हफ्ते के बाद वो लोग हमें एक प्रमाण पत्र देंगे कि हमारी जो एक्सचेंज है वो सुरक्षित है। और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कोई भी अगर ऑडिटर्स हमें कुछ सुझाव देते हैं तो हम लोगों को उसको कार्य में लेके आना पड़ेगा। जब वो अपनी रिपोर्ट देंगे, हम उसके बाद हम लोग अपनी जो एक्सचेंज है वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑडिटिंग के बाद हम लोगों को कुछ सुझाव मिलते हैं और उसके ऊपर अगर हमें काम करना पड़ेगा तो उसमें शायद थोड़ी देर लग सकती है। तो आइए वापस रोड मैप के ऊपर आते हैं, मानचित्र के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि हम लोगों की जो स्टेकिंग थी वो हम लोगों ने बैक ऑफिस में देने की सोची थी। लेकिन चूंकि जो हमारी जो हालात जो हमारे अंदरूनी एक्सचेंज के साथ हुआ और उसमें जितने भी जो हमारे जो शेष राशि थी वो बिल्कुल गिर गई, तो हम लोगों को ये पता चला कि हमारे जो भी टोकन है उसको हमें ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेट करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे जो आईटी डिपार्टमेंट है वो इस समय सभी शेष राशि या बैलेंसेस को ठीक कर रहा है। और मुझे लगता है कि जो भी स्टेकिंग के बाद जो आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिला है वो सब आपको दिए जाएंगे। और और अगले हफ्ते के अंत तक ये सब चीजें पूरी हो जाएंगी और जो भी बैलेंसेस हैं उन सब का जो है वो हम लोग मिला देंगे। और हम ये देखेंगे कि कुछ जिन लोगों को अक्रूवल्स अगस्त के भी नहीं मिले वो उन सब की जो स्टेकिंग है उसको हम खत्म कर देंगे। हमारे पास एक प्लान था कि हम लेट अक्टूबर के अंदर या अक्टूबर के अंत तक हम लोग उसको हम खत्म कर देंगे। और जितना भी ब्याज बनता है स्टेकिंग के ऊपर वो सब आपको बैक ऑफिस के ऊपर एक लिंक दिया जाएगा ताकि आप क्रिप्टो वॉलेट तक जा सकें। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने जो CRUs हैं जो ब्लॉक्ड और अनब्लॉक्ड हैं उनका हस्तांतरण करेंगे। आप के जितने भी बोनस पॉइंट्स हो या आपकी जितनी भी खरीद हो ये सब के सब जो हैं आपके क्रिप्टो वॉलेट के अंदर जाएंगी और आपको उनको क्रिप्टो वॉलेट के अंदर हस्तांतरण करना पड़ेगा। तो अगर अब हम ये देखें कि अगर जिस तरह से हर एक टेस्टर जो था वो क्रिप्टो वॉलेट तक नहीं पहुंच पाया था, तो इसीलिए हम लोग कुछ दिनों का इंतजार करेंगे ताकि अधिकांश हमारे जो सहमालिक हैं वो अपने CRU का हस्तांतरण जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर कर लें। हम लोग उसके लिए वेबिनार्स का आयोजन करेंगे, हम लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन हमें दिखेगा कि हम लोग कि अधिकांश जो हमारे सदस्य हैं उन लोगों ने हस्तांतरण कर लिया है, उसी के बाद ही हम जो UNTB का जो जारी करने की जो तारीख है उसके बारे में बताएंगे। अगर कहीं कोई कुछ उनको समझ नहीं आया, और आप देख ही रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा लोग जिनको दिक्कत आई थी वो हमारे शीर्ष मैनेजर्स हैं। तो इसीलिए हम लोग ये मानेंगे और ये चाहेंगे कि हर एक जो है वो अपना हस्तांतरण कर लें और उनको सारी प्रक्रिया की समझ आ जाए। अब उसके बाद हम स्टेकिंग की बात करते हैं। जो स्टेकिंग है CRU के लिए और UNTB के लिए, जब हम UNTB को हम जारी कर देंगे तो उसके बाद हम 5 और 7 दिनों का और इंतजार करेंगे ताकि वो लोग जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको स्टेकिंग करनी आ जाए, उनको ये आ जाए कि जो CRU की स्टेकिंग है वो क्रिप्टो वॉलेट में वो कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने क्रिप्टो एक्सचेंज क्यों खोली जिसमें UNTB है ही नहीं, तो वो इसलिए
क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर की कितने टोकन जो हैं वो स्टेक हुए हैं, और कितने जो हैं जो कितने भी यूएनटीबी जो हैं वो लोगों के अकाउंट में कितने हैं। और उसके बाद हम लोग अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे अपने साझेदारों के साथ, और उसके बाद हम पंजीकरण शुरू करेंगे एक्सचेंज के लिए। और सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने मैनुअल करते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग जो ये सत्यापन की जो जो प्रक्रिया है वो हम लोग अपने सपोर्ट डेस्क की मदद से सिर्फ की मदद लें, और हमारा जो सपोर्ट डेस्क है उसकी क्षमता सिर्फ 1000 लोग प्रतिदिन का सत्यापन की है। तो इसलिए जितने भी जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें टेस्टिंग के लिए आवेदन दिया था, उन्होंने ये कहा कि उनको पता है कि उनको अनुभव है एक्सचेंज के ऊपर काम करने का, लेकिन किसी भी जो भी टेस्टर था उनमें से किसी ने भी एपीआई की जो है एपीआई की जो की होती है वो किसी ने भी सक्रिय नहीं की थी। और इसीलिए जो जो ट्रेडिंग थी वो बहुत धीरे सी, और 1 घंटे में एक कभी कोई एक ऑर्डर डालता था तो उसके बाद अगर आपके पास सक्रिय 1000 लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आई। तो मुझे लगता है कि जब हम सत्यापन की प्रक्रिया कर लेंगे तो उसके बाद हम 2 बाजार खोलेंगे, जो कि सीआरयू से यूएसडीयू या यूएनटीबी से यूएसडीयू। देखिए, पब्लिक एक्सचेंज जो है वो तैयार है, उसके अंदर 12 करेंसी पेयर हैं जैसे ईओएस या बिटकॉइन। लेकिन जो टेस्टिंग है उसने हमें ये पता चला कि जो लोग जो हैं वो सीआरयू से यूएसडीयू में परिवर्तित करने में उनको दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अगर वो सीधा ही बिटकॉइन और एरिथूरियम से शुरू करते हैं तो उनके जो टोकन्स हैं वो सब एक्सचेंज में गुम हो जाएंगे और वो कभी उनको नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए ब्लॉकचेन के अंदर आपके अगर टोकन खो जाते हैं, चाहे आपने गलत एड्रेस डाला हो या आपने कुछ ऐसा किया हो कि वो आपके जो गंतव्य या जहां तक उसने बिटकॉइन ने पहुंचना था जिस एड्रेस तक, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो आपके सारे बिटकॉइन और सारे के सारे इथूरियम जो हैं वो शून्य हो जाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने पहले सीआरयू और यूएनटीबी के लिए ही हमने शुरुआत की है। और उसके बाद हम लोगों ने तरलता की गारंटी के लिए, यूएसडीयू की तरलता की गारंटी के लिए, हमने बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर में यूएसडीसी या यूएसडीटी के वॉलेट की शुरुआत करेंगे, और जिसमें आप जो आपकी जो यूएसडीयू है वो सुरक्षित है आपके पास। और ये आप ये मान सकते हैं कि एक तीसरी मार्केट जो है हमने यूएसडीटी या यूएसडीसी से शुरू की है। लेकिन ये एक तरह का आपका विनिमय का एक एक पॉइंट होगा, एक्सचेंज पॉइंट होगा। और इसी हिसाब से हम लोग हर महीने हम बहुत सरलता से एक एक कदम उठाएंगे, और हर महीने हम अपने एक्सचेंज के अंदर करेंसी पेयर जोड़ते जाएंगे, बिटकॉइन जोड़ देंगे, ईटीएच जोड़ेंगे। और मुझे आज भी याद है जब बाइनेंस लॉन्च हुई थी तो सबसे पहले उनके पास बीएनबी कॉइन था, और उसके उनके पास सिर्फ 2 ही करेंसी पेयर थे। और हर महीने उसके बाद उन्होंने अलग अलग करेंसी के जो पेयर्स हैं वो उन्होंने जोड़ने शुरू किए, और आज बाइनेंस जो है वो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। और अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो ये प्रश्नोत्तर का समय है। और मैं प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैं आपसे आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगी, और मैं 5 मिनट लूंगी ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि हमारा जो क्रिप्टो वॉलेट है वो किस प्रकार दिखता है।
मैं स्क्रीन शेयरिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ये मेरा डेस्कटॉप है और मैं अब यहाँ पे देखूंगी कि और मैं जूम इन करती हूँ और जैसे ही आप क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर आते हैं तो आपको अपना सीड फ्रेज या एक गुप्त कोड जो है वो आपको डालना पड़ता है, जो कि आपके आपके अपने बैक ऑफिस में, व्यक्तिगत बैक ऑफिस में जो आप बना सकते हैं। उसके बाद एक 6 अंकों का पिन कोड आप बनाएंगे और उसके बाद आप अपना 6 अंकों का आप पिन कोड बनाते हैं और अगर आप उसके बाद लॉग आउट कर देते हैं तो अगले सत्र के लिए आपको एक और पिन कोड बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा जो क्रिप्टो वॉलेट है वो दिखाई देता है और ये एक टेस्टिंग का अकाउंट है, टेस्टिंग अकाउंट है। और ये जितने भी आप यहाँ पे जो बैलेंसेस देख रहे हैं, जो राशि देख रहे हैं, ये सब झूठे हैं। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए, परीक्षण के लिए ही ये रखे हुए हैं। और हमारे पास आप देख रहे हैं यूएनटीबी की संख्या और 1 लाख से ज्यादा यूएसडीयू। तो देखिए ये एक्सचेंज के अंदर मैंने कुछ सीआरयूज बेचे थे और मुझे कुछ 100 यूएसडीयू मिले। तो ये एक्सचेंज के ऊपर जब मैंने काम किया तो ये उसका नतीजा है। तो 1 लाख यूएनटीवी से मुझे अ, मुझे इतना वो मिला। और ये सब चीजें जो है वो परीक्षण के लिए ही हैं। और आप अपने किसी भी बटन को दबाएंगे तो आपके जो बैलेंस है वो रिफ्रेश हो जाएंगे। आप सीआरयू स्टेकिंग पे जाएंगे, सीआरयू स्टेकिंग का एक टैब है और उसके बाद मैंने 7 घंटे पहले मैंने कुछ 40,000 मेरे पास सीआरयूज हैं जो मैंने स्टेकिंग, जिसमें से मेरे पास जो कुल है वो 97,661 क्रू हैं। और ये जो आपको यहाँ पे एरो दिख रही है, इससे पता चलता है कि आपके जो शेष राशि का कितना हिस्सा जो है आपको प्रतिशत में स्टेकिंग करनी है। और ये यहाँ से बदला भी जा सकता है और आप यहाँ बता भी सकते हैं इसको मैन्युअली। और उसके बाद आप जब स्टेकिंग करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपने पिन कोड की पुष्टि करें। आप उसको पुष्टि करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक आपको संदेश आता है। और टेस्ट सर्वर के अंदर मेरे पास 50,000 सीआरयूज जो हैं वो स्टेक हो गए हैं। और जो मेरा जो वॉलेट है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि पिछले 7 घंटे में मैंने कुछ भी जो है वो मैंने विड्रॉ नहीं किया है। और मैंने यहाँ पे क्लेम यूएनटीबी को दबाती हूँ तो यहाँ पर मैं पिन डालती हूँ तो ये कहीं पे जो किसी एक वैलिडेशन नोड में ये है। और 7 घंटे में जो 14,000 यूएनटीबी जो है उनका खनन हुआ है। और ये जितना भी मैंने स्टेकिंग किया है उसके हिसाब से। और उसके बाद मैंने कुछ देर पहले, मैंने जैसे अब बता रहा है कि कुछ सेकंड पहले मैंने इसको रिफ्रेश किया है। और थोड़ी देर के बाद हर सेकंड के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि खनन हो रहे हैं यूएनटीबीज, तो जैसे जैसे एक एक ब्लॉक हर एक सेकंड के बाद जो चलता जा रहा है तो कुछ लेन देन या कुछ नेटवर्क के सत्यापन करने के लिए, लेन देन का सत्यापन करने के लिए 3 या 4 सेकंड लगते हैं। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि 4,83,233 यूएनटीबीज हैं। उससे पहले जो थे वो 4,66,000 था
और ये यूएनटीबी जो है ये करेंसी वॉलेट में चल रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं कुछ भी हस्तांतरण टोकन जो है वो मैं किसी को भी भेज सकती हूँ या किसी एक्सचेंज में मैं भेज सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1000 यूएनटीबी मैं भेजना चाहती हूँ, और यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि किस क्रिप्टो वॉलेट में आपको ये 1000 यूएनटीबी भेजने हैं। और अगर ये एक्सचेंज में जाता है तो एक मेमो बनता है, और अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को भेजते हैं तो आप यहाँ पे लिख देते हैं, खुद लिखते हैं कि आप कुछ एक कमेंट लिख सकते हैं। तो ये आपको दिखता है कि क्या इतिहास रहा है, कि आपको कि कितने यूएनटीबी आपको मिले आपने, और जो आप मेमो में जो डालते हैं वो आपको बताता है कि आपने उसका क्या किया। कुछ एक्सचेंज से मेमो भरे जाते हैं, कुछ आपको भरना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो क्रू है वो WCRU में परिवर्तित है, और ये बहुत आसान है। यहाँ पर आप बताएंगे कि आपने कितने CRUs जो हैं उनको आप WCRU में बदलना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो गोले हैं ये रैम, CPU और नेटवर्क हैं। तो ये हमारे जो भी संसाधन हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यूएनटीबी का फायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो नेटवर्क का तो कोई लागत ही नहीं है, और यहाँ पर हमारे जो हस्तांतरण जो हैं वो मुफ्त होते हैं, लेकिन जो भी लेन देन होता है वो कहीं ना कहीं किसी मेमोरी में या किसी स्पेस में वो स्पेस लेता है। और जैसे ही ये एंट्रीज हैं, और इन एंट्रीज जो ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं, जो लेन देन का जो है वो आपके जिस तरह से आपके स्मार्टफोन में आपकी मेमोरी का इस्तेमाल करती है, वैसे ही वो जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो ये लेन देन है, वो भी ब्लॉकचेन के कुछ मेमोरी को इस्तेमाल करती हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो गोला है ये 100% के आसपास है, और जब ये पूरे 100% हो जाएगा तो हमें कुछ यूएनटीबी खरीदने पड़ेंगे, ताकि हम लोग अपने जो जो मेमोरी है वो हम बढ़ा सकें। तो अगर गूगल ड्राइव पे, जैसे आपको पता है कि आपके पास जो गूगल है, अगर आप उससे 15 GB जैसे आपको मुफ्त मिलता है, और अगर आपके 15 GB का आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपसे बोलता है कि आपको अधिक अधिक मेमोरी के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। और उसी तरह आपके पास यहाँ पे भी संदेश आता है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप कुछ रैम खरीदना चाहेंगे, और यहाँ पे ये आपको अंकित करेगा कि आपको कितने यूएनटीबीज चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास सिर्फ 13.5 किलोबाइट जो है वो पड़े हुए हैं, और अगर मुझे इनकी जरूरत नहीं है तो मैं अपने वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि मैं इन 13.5 KB को बेच के 3.5 यूएनटीबी जो है मैं मुझे मिल भी जाए। और जैसे जैसे आपकी यूएनटीबी की मूल्य बढ़ता जाएगा, तब तक जैसे जैसे यूएनटीबी की मांग बढ़ती जाएगी तो आपूर्ति कम होती जाएगी। और हम लोगों ने जैसे शुरू किया था 100 टेस्टर के साथ, और सिर्फ 4 लोगों ने स्टेकिंग की थी, लेकिन जब हम लोग 10 लाख लोगों के साथ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो यूएनटीबी का जो मूल्य है आपूर्ति की कमी की वजह से ये बढ़ता जाएगा। और आपको जब भी एडिशनल जो अतिरिक्त रैम और अतिरिक्त सीपीयू खरीदना होगा तो आपको यूएनटीबी खरीदना पड़ेगा, और वो आपको किसी और ट्रेडर से खरीदना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आप वोटिंग का भी आपको एक विकल्प मिलता है, और ये वोटिंग का विकल्प जो है वो वैलिडेटर्स के लिए है। हमारे पास 4 नोड्स हैं, और जैसे जैसे हम लोग अपनी हम लोग हस्तांतरण करेंगे बैक ऑफिस से अपने ब्लॉकचेन की तरफ, तो हमारे जो नोड्स हैं वो 4 से बढ़कर 21 हो जाएंगे। और आप उसके बाद आपके पास विकल्प होगा कि आप इन नोड में से किसी एक के ऊपर वोट कर सकें। और
कुछ और नतीजे आपको मिलेंगे कि हम लोग यूएसडीयू टोकन्स या डिविडेंड इन नोड्स में दें कि नहीं दें। हम लोग पीयर टू पीयर अकाउंट्स जो आपके सामने है वो आपके पास है। ये आपके अकाउंट का पीयर टू पीयर एड्रेस है। आप इसको कॉपी करें और ये कुछ आप लिखना चाहें कि आप ये किसको भेज रहे हैं तो ये आपको याद रहेगा, ताकि आप जब कुछ समय के बाद आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका इतिहास क्या है लेन देन का। तो उसके बाद इसके ऊपर कुछ फिल्टर्स भी लग सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने कुछ CRU टोकन स्टेक किए हैं, कुछ भेजे हैं, और यहाँ पे मेरे को कुछ मिले हैं, यहाँ पे कुछ मेरे को मैंने आगे भेजे हैं टोकन्स। तो मैं एक फिल्टर लगा के देख सकती हूँ कि मुझे देखना है स्टेकिंग कितने भेजे हैं। तो अगर आप आपके लिए ये बहुत सरल होगा और बहुत सारे बटन नहीं है, बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, और यहाँ पे आपको चिन्ह भी बहुत अच्छे से अंकित किए गए हैं। जैसे कि आपकी एक जो तीर है वो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब आपके अकाउंट से निकल रहा है, और ये काफी अच्छा है, ये यूजर फ्रेंडली है। तो मुझे लगता है कि ये काफी यूजर फ्रेंडली रहा है और बहुत सरल है। ये इस तरह से है कि जैसे आपको पता है कि आपको कौन सा बटन आपको दबाना है। ये सब आपको स्वतः ही पता चल जाएगा जब आप एक्सचेंज के ऊपर काम करेंगे। तो जब मैं ब्लॉकचेन के ऊपर सारे लेन देन जो है वो मैं हस्तांतरित करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितने CRUs लॉक्ड हैं। और उसके लिए आप WCRU ले सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, और बिल्कुल एकदम ऐसे बनाएंगे जैसे इतना सरल होगा कि हमारे दादा और परदादा भी इसको चला पाएंगे। तो अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा है, और मुझे लगता है कि सिर्फ 5 या 10 मिनट ही बचे हैं, और मैं अपने पार्टनर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत अच्छे से दस्तावेजों को तैयार किया है, जिसके अंदर 47 प्रश्न हैं और 47 उत्तर हैं। और हम लोगों ने उन प्रश्न उत्तर को अपने जब जो हमारा जो बंद बैठक थी उसमें से ये 47 प्रश्न लिए गए हैं। और अभी के लिए जो आप देखेंगे इनको आप पढ़ पाएंगे बस सिर्फ रशियन भाषा में ही पढ़ पाएंगे। और ये जो 47 सबसे ज्यादा पूछे जाने सवाल और जवाब हैं। तो जिन लोगों को जो प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे रशियन कक्ष में, तो मुझे लगता है कि आपने उस दस्तावेज को अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप वही प्रश्न जो हैं वो आप उसको बार बार दोहरा रहे हैं। और ये जो प्रश्न है आपके इस दस्तावेज में जो है वो आपके आपके पास वो उत्तर उपलब्ध है। और बहुत सारे जो लोग जो रशियन नहीं बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं इनका अनुवाद हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे हर एक भाषा के अंदर। और मैं रशियन कक्ष से बहुत सारे प्रश्न नहीं लूंगी, और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोगों ने सेक्शन न्यूज बैक ऑफिस में उसका उत्तर दे दिया है। और अब मैं देखना चाहूंगी कि अगर कुछ प्रश्न जो हैं तो कोई भी जो प्रश्न है और कक्षों से देखना चाहूंगी। और मुझे पता है कि जो डेनिस जो है वो उन्होंने इस दस्तावेज को पढ़ लिया है। और अगर कुछ प्रश्न जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं कि जैसे कि क्या मूल्य है क्रू का और ये सब चीजें, तो मुझे लगता है कि हमारे पास आप सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे। और मैं अभी 1 घंटा लूंगी आपका, अगर प्रश्न उत्तर का जवाब मैं देना शुरू करूंगी। तो अभी हम देखेंगे कि अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो कि बहुत अलग सा है तो हम उसको जरूर लेंगे। हमारे पास एक प्रश्न है
जो पूछा जा रहा है कि माइनर्स के अकाउंट का क्या होगा, और जो लोग उम्र में कम हैं, क्या उनका भी जो वॉलेट है वो ब्लॉकचेन पे जाएगा। और हमारे पास प्रश्न है यूएनटीबी को लेकर कि कब तक यूएनटीबी जो है वो हम लोग खनन कर पाएंगे उनका। दोस्तों, आप टोकनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ा है, आप टोकनॉमिक्स पढ़ें, और अगले 10 साल 2030 तक हम लोग यूएनटीबीज को जारी करते रहेंगे, और 4 यूएनटीबी जो है वो आखिरी साल में दिए जाएंगे। तो जो लोगों को जो भी हमारे वेबिनार के साथ हैं, और जो हमारे वेबिनार्स को देखते हैं और बैक ऑफिस में न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उनको बहुत जानकारी प्राप्त होगी। तो मैं बस यही कहूंगी कि जब लॉन्च हो ब्लॉकचेन का, तो आप उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, और जितने भी तरल टोकन होंगे, और अपने दोस्तों को बुलाएं, अपने शहर मालिकों को बुलाएं, और उनको बताएं कि जो भी प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं उस समय। किसी ने बोला कि यूएनटीबी जो है वो जलाए जाएंगे और सिर्फ 8 बिलियन ही रहेंगे। तो दोस्तों, मैं अब प्रश्न आपके सामने दोहराएंगी, और बहुत सारे प्रश्नों का मैं पहले ही उत्तर दे चुकी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास 10 टोकन होंगे जो आपके वॉलेट्स में आएंगे, और और $1 जो है आपके बैक ऑफिस से काट लिया जाएगा। और क्योंकि हम लोग सेंट्स को हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए $1 जो कि न्यूनतम शुल्क है, वो आपके बैक ऑफिस से कट जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा शुल्क है। और किसी कारण से मरिया हमें रूसी कक्ष से सुन नहीं पा रही हैं। तो फिर भी हम लोग सबसे पहले जो हमारा दस्तावेज है उसको पहचाने, क्योंकि मरिया फिलहाल हमें सुन नहीं पा रही हैं किसी कारण से। तो मुझे जरा देखने दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपके कुछ सवाल उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे सुन नहीं पा रहे, ना मुझे, ना ओलिया को, ना अलीसिया को इटालियन कक्ष से। तो कोई बात नहीं, जो मरिया ने डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है उसके बारे में ही जानते हैं हम, और मुझे आशा है कि उसी दस्तावेज के हिसाब से आपको कुछ उत्तर मिलेंगे। और फिर हमारे पास एक एनेस्थीसिया और मिला के साथ एक वेबिनार भी है शनिवार को, और आपका अगर कोई भी समय होगा, वो लोग मुझे आशा है कि जरूर आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो इसीलिए आप लोग तब अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आपको शुभ रात्रि। आपका समय शुभ हो।